सो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। सबसे एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आज आप लोगों की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है जो कि जून मंथ का करंट अफेयर है। यहाँ पर ये कंप्लीट जून मंथ का करंट अफेयर मैंने कवर किया है एक सिंगल वीडियो के अंदर। तो किसी भी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। ये लगभग 2.25 घंटे करीब की वीडियो है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। एक ही वीडियो में मैक्सिमम जो करंट अफेयर है पूरे महीने का वो मैंने आप लोगों का कवर कर दिया है। और आज ये वीडियो क्यों लेट आ रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने ये वीडियो जो है ये अपडेट की थी रात को 3:30 बजे। ठीक है, तो सोया मैं जो था वो 3:30 बजे सोया था और उसके बाद में फिर सुबह जो है वो आंख ही नहीं खुली, आप लोगों को पता है। तो फिर मेरी आंख थोड़ी लेट खुली, तो उसके बाद में फिर मैंने पीपीटी वगैरह बनाई और ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है। ठीक है, तो इसके बीच में फिर जैसे कि उठा, फिर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी की, क्योंकि बॉडी ऐसी हो रखी थी बिल्कुल, क्योंकि कल पूरा दिन जो है इसको वीडियो को कंप्लीट करने में लग गया। पहले तो पीपीटी लगी, लगभग मुझे 7 से 8 घंटे तो पीपीटी बनाने में लग गए इसके। और फिर उसके बाद में फिर इसको बेसिकली जो वीडियो रिकॉर्ड करी, तो उसमें भी आप लोगों को पता है जैसे कि जो वीडियो है यहाँ पर लगभग 2.25 या ढाई घंटे की, तो उसमें वो घंटे लग गए, तो 10 घंटे हो गए। उसके बाद में फिर इसको डिकोड करना, अपलोड करना, तो टोटल मिलाकर ये जो वीडियो रहती है वो 10 से 11 घंटे ले जाती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर दिन के। तो पूरा दिन कल इसी में चला गया, इसीलिए कुछ और काम यहाँ पर हो ही नहीं पाया। तो ये वीडियो आप लोग देख लेना, बहुत मेहनत कर यार ये वीडियो निकल कर आती है। ठीक है, पर लेकिन जितनी मेहनत होती है इस वीडियो के ऊपर उतना आउटपुट मुझे देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर ये वीडियो आप लोगों को फायदा पहुंचा रही है तो बताइएगा, वरना फिर कुछ और ऑप्शन देख लेते हैं, कुछ और वीडियो ले आया करूंगा मैं इसकी जगह पर, अगर आप लोगों को नहीं लगता है। क्योंकि जितनी मेहनत इसके अंदर लगती है ना, पूरा एक दिन मेरा खत्म हो जाता है पूरा लाइफ का। ठीक है, तो इसलिए मैं इसके बारे में बात करता हूं। और फिर भी जितना रेस्पॉन्स देखने को मिलता है वो उतना रेस्पॉन्स नहीं मिलता है जितना होना चाहिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो रियलिटी में अच्छी लग रही है तो बताइए इसको, वरना फिर इसकी जगह कुछ और रिवीजन की सीरीज में स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, बताइएगा इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने देखा मेहनत बहुत लग जाती है यार इसमें। पूरा दिन कल का चला गया, रात भी पूरा जगह रात सोया हूं मैं, लगभग 3:30 बजे तो अपलोड ही की थी। फिर इसको अपलोड करने में टैग वैग लगाना, वो सारी चीजें, तो लगभग 4 ही बज गए थे मुझे सोने में। ठीक है, तो सर जो था बिल्कुल घुमा हो गया मेरा। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं, थोड़ा सा ध्यान रखो इस चीज के बारे में। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है, क्योंकि इतनी ज्यादा मेहनत लगती है पर्टिकुलर चीज के पीछे, तो अगर आप लोगों को लगता है, कोई ऐसा तो है नहीं मेरे पास में कोई मुझे बनाकर पीपीटी दे रहा है। ठीक है, सारी चीजें मुझे खुद से ही करनी है। तो इसके चलते अगर आप लोगों को लगता है कि कोई चीज आप लोगों को इससे ज्यादा प्रोडक्टिव कोई और चीज में इसकी जगह लेकर आ सकता हूं, तो वो आप लोग जरूर बताना। अब तक मैंने आप लोग यहाँ पर जो कंप्लीट कर दिए इस महीने की बोल रहा हूं, सॉरी, इस साल की 6 महीने की आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है वीडियो। यानी कि ये जो साल आप लोगों का गया है वो आप लोगों का आधा मैंने पूरा कवर कर दिया है। लास्ट ईयर में आप लोगों का जो मैंने अपलोड की थी, अभी आप लोगों की मई मंथ की अपलोड की थी लास्ट ईयर यानी कि 2020 की, उसी के साथ में आप लोगों की जून और जुलाई की और बची है जो मैंने आप लोगों को कमेंट किया था। ठीक है, जून और जुलाई का जो मैंने कमिटमेंट किया था वो और कंप्लीट होगा वहां पर। बाकी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वो वाले मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। तो मोटे मोटे तौर पर अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो एक साल का करंट अफेयर मैं कवर कर चुका हूं। 6 महीने का यहां पर कवर कर चुका हूं, 6 महीने का यहां पर कवर हो चुका है ये 2021 में, और 2020 में 6 महीने का कवर हो चुका है। जून और जुलाई का करते हैं यहां पर ये 14 महीने का कवर हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं। बाकी आगे जो भी महीना आता रहेगा, अगर आप लोगों को लगता है कि इसको कंटिन्यू करना है तो उसको बता दीजिएगा, उसको कंटिन्यू कर लेंगे। अगर रेस्पॉन्स अच्छा आएगा ठीक है, वरना कोई मतलब नहीं है इतनी मेहनत करने का यार, एक वीडियो के पीछे मेरा भूत बन जाता है। ठीक है, अगर रियलिटी में आप लोगों से फायदा हो रहा है तो बताना। ठीक है, तो इसको देख लेना। ये वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी मॉर्निंग में 6:30 बजे। आइए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट आज के डिस्कशन के बारे में, पर उससे पहले आप लोगों के सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। रिवीजन जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा कीजिए, उसकी कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। हंटर कमीशन के बारे में बात की जा रही है। हंटर कमीशन यहां पर 1882 का है, तो एक हंटर कमीशन 1919 का था। ठीक है, तो उसके साथ में कंफ्यूज मत करना। तो यहां पर मैंने बात की है 1882 वाले के बारे में। तो आप लोगों को ये बताना है किससे रिलेटेड था ये ग्रोथ से रिलेटेड था, एजुकेशन से, या फिर सेंटर स्टेट रिलेशन, या फिर पुअर्टी। तो किससे रिलेटेड था ये कमीशन, तो वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा आंसर आप लोगों से। और जो 1882 के साथ साथ में 1919 का जो हंटर कमीशन था वो किस लिए बनाया गया था उसके बारे में बातें करेंगे। तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, तो इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। सबसे पहले अगर आप लोगों से पूछे कि कौन सी दवाई ज्यादा बेटर है, कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड, तो कौन सी दवाई ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस यहां पर दे रही है,
तो अभी यहाँ पर थर्ड फेज का जो ट्रायल निकल के आया उसमें बोला गया कि कोवैक्सीन ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू कोविशील्ड। पर हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा जो दवाई किसी को दी गई है पूरी कंट्री में तो वो कोविशील्ड दवाई दी गई है। तो अगर कोवैक्सीन के बारे में आप लोग बात करिए तो बोला गया कि 77.8% इसकी एफिकेसी आप लोग को देखने को मिल रही है अगेंस्ट द कोविड-19 सिम्टम्स। अगर डेल्टा वेरिएंट के बारे में बात करें जो कि अभी यहां पर इसका एडवांस वर्जन हमारी कंट्री में देखने को मिल रहा है उस पे ये 65% कारगर है, यानी कि ये दवाई लेने के बाद में आप लोगों को 35% जो है अभी यहां पर उसका कोई ऐसा नहीं है गारंटी, पर हाँ 65% गारंटी है। अगर दोनों डोज जिसके द्वारा ले लिए गए हैं उसको बोला गया है कि 93% एफिकेसी उसको देखने को मिल रही है, यानी कि ये जो दवाई है दोनों के ना होने से कुछ होना अच्छा है तो ये ज्यादा बेटर है। यहाँ पर ये जो दवाई है इसका थर्ड फेज का जो ट्रायल था वो काफी एक लार्ज स्केल पर यहाँ पर कंडक्ट कराया गया। 25,800 के करीब जो लोग थे उनके ऊपर इसको कंडक्ट कराया गया लगभग 25 हॉस्पिटल के अंदर में, जिसके बाद में ये इंफॉर्मेशन निकल कर आई है। 12% के केसेस ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं जहां पर साइड इफेक्ट निकल कर आते हैं और 0.5% के केसेस ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं जिनको सीरियस इसकी वजह से एडवर्स इंपैक्ट देखने को मिल रहे हैं। बाकी हमारी कंट्री मैक्सिमम जो है वो कोविशील्ड दवाई जो है वो प्रोवाइड कराई जा रही है। मेडिकल प्रोफेशनल क्या है इसको बोल रहे हैं कि अच्छा है, यहाँ पर ये एक अच्छी एक इफिशिएंसी आप लोग बोल सकते हैं स्टार्टिंग में दवाई को लेकर। तो यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए अलग अलग तरीके से जो रोल इसका देखा गया तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है कि क्राइटेरिया क्या है और वैक्सीन की एफिकेसी कैसी देखने को मिल रही है। तो अगर यहां पर बात की जाए यहां पर सिम्टोमेटिक अगर कोविड-19 है तो 77% है, सीवियर सिम्टोमेटिक कोविड-19 है तो 93% जो वैक्सीन की एफिकेसी है। सिम्टोमेटिक अगर यहां पर बात करें यहां पर यह है पार्टिसिपेशन 18 से 59 यानी कि एज के ऊपर भी डिफरेंस यहां पर है तो 79 है। अगर 60 से यहां पर बेसिकली अगर कम है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 67 के करीब यहां पर एफिकेसी है। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग किसी को मेडिकल कंडीशन है तो वहां पर 62% इसका बेसिकली देखने को मिलेगा। एसिम्प्टोमेटिक में 63%, यानी कि अलग अलग कंडीशन है, किसी को ऑलरेडी बीमारी है किसी को बीमारी नहीं है, किसी की एज जो है वो 18 से 59 के बीच में, किसी की एज जो है वो 60 से ऊपर है, तो सब पे अलग अलग इंपैक्ट इसका देखने को मिल रहा है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक दवाई जो है वो सारी एक तरीके का आप लोग का इंपैक्ट डालेगी। हो सकता है कि एक इंसान की इम्यूनिटी काफी अच्छी हो, एक इंसान यंग है, एक इंसान की एज काफी ज्यादा हो चुकी है, तो उसके बेस पर इसका पैटर्न देखने को मिलेगा। पर लेकिन अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखिए क्योंकि जरूरी है आज के टाइम पे जिस तरीके से वायरस की कंडीशन देखने को मिल रही है। आगे बात करते हैं, यहां पर बोला गया प्रेग्नेंट वुमेन को भी एलिजिबल कर दिया गया है वैक्सीन के लिए। तो हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर गाइडलाइन इशू की गई है स्टेट और यूनियन टेरिटरी को। यहां पर इंफॉर्मेटिव बेसिकली मटेरियल दिया गया है राज्य और ताकि जो यहां पर दवाई यूज करी जा सके प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी। तो अगर बात करें नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, तो इनके द्वारा यहां पर ये अप्रूवल दिया गया है ताकि आगे चलकर जो एक तरीके से प्रेग्नेंट वुमेन है वो भी दवाई ले सके, वायरस का इंपैक्ट ज्यादा देखने को न मिले। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम में आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है चाइना के बारे में। चाइना के अभी यहां पर मलेरिया फ्री का यहां पर दर्जा मिल रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला गया कि चाइना ने काफी बड़ा रोल प्ले किया गया है अपनी कंट्री में इसके द्वारा मलेरिया की बीमारी को खत्म करने के लिए। तो दशकों से यहां पर चाइना इसके साथ में लड़ रहा था। अगर बात की जाए वर्ल्ड वाइड में, यह माना जाता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आज के डेट में आप लोग देखें 229 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड में वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट के हिसाब से आज के डेट में इससे ग्रसित हैं। और यहां पर अगर बात की जाए यहां पर 4 लाख के करीब जो लोग हैं, ठीक है, आप लोग देखते हैं यहां पर बेसिकली अगर मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो 4 लाख के करीब जो लोग हैं, 4 लाख लगभग 9,000 के करीब जो लोग हैं वो अपनी जान गंवा रहे हैं डिजीज से, ये पर्टिकुलर बीमारी से। ठीक है, 2020 में अगर बात करें काफी लार्ज स्केल पर अफ्रीका, इंडिया और साउथ एशिया के अंदर काफी लार्ज स्केल पर केस देखने को मिले। हालांकि इंडिया के अंदर जो केस है वो 20 मिलियन से घटकर 6 मिलियन आप लोग बोल सकते हैं। 6 मिलियन का मतलब मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो 60 लाख केस हमारी कंट्री में अभी देखने को मिलते हैं अगर आज की डेट में बात करें। यानी कि हमारी कंट्री में भी ये बीमारी जो है वो घटी है, पर आज की डेट में भी जब भी मौसम आता है यहाँ पर बारिश का, ये बीमारी तुरंत निकल कर बाहर आती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक मौसमी बीमारी आज की डेट में हो गई है। तो अभी यहाँ पर पूछा जाए किसके द्वारा अभी यहाँ पर मलेरिया फ्री कंट्री का दर्जा लिया गया है, तो चाइना है। किसके द्वारा ये दर्जा दिया जाता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब तक बात करें जो राफेल का मुद्दा है, ये 2016 से कंटिन्यूअस न्यूज में रहा। इसके ऊपर बवाल चलता रहा रेगुलर। अगर आप लोग बात करिए, कभी कांग्रेस बोलती है इसमें घपला हो गया, कभी कोई बोलता है। अभी यहां पर खुद जो फ्रांस है उसके जो जज हैं वो यहां पर इसको बेसिकली चेक करेंगे। इसके अंदर बोला जा रहा है कि 7.8 बिलियन यूरो का यहां पर अभी घपला देखने को मिल रहा है।
यूरो जो है यहां पर आप लोग अगर बात करिए, ये यूरो का सिंबल है और ये यूरोपियन यूनियन की करेंसी है, ठीक है। अगर बात करें उसके साथ में कंफ्यूज मत होना, ये होता है पाउंड का सिंबल, ठीक है। तो इसकी किसकी करेंसी है, ये है यूके की करेंसी, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की, और यूरोपियन यूनियन की है यूरो। तो यूरो में डील की गई फ्रांस के साथ में। तो अभी यहां पर बात ये की जा रही है कि इसमें कुछ ना कुछ घपला हुआ है, तो जो भी घपला हुआ है उसको चेक किया जाएगा। यहां पर बेसिकली माना यह जाता है कि अनिल अंबानी जो कि रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन है, तो उनके साथ में मिलकर जो डसोल्ट एविएशन मैन्युफैक्चरिंग कर रही है राफेल को, वो यहां पर उसके साथ में पार्टिसिपेट में है, और वहां पर उनको बेसिकली कुछ ना कुछ यहां पर एक तरीके से होनी कि करप्शन के थ्रू वहां पर डील मिली है, कुछ ऐसी चीजें हैं। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में बोला गया कि इसके लिए बेसिकली बनानी चाहिए, ताकि इस मुद्दे को ढंग से चेक किया जाए, आखिर ये चल क्या रहा है, पता तो होना चाहिए ना रियलिटी में कि चल क्या रहा है, फालतू में जो भी चीजें हैं, तो उसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। तो उसी के चलते यहां पर ये सारी बातें सामने निकल कर आ रही है, ठीक है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहां पर दो न्यूज एक साथ में कवर करूंगा। अभी हुआ क्या है, यहां पर आप लोगों को पता है कि हमारी कंट्री में जो उत्तराखंड राज्य है, ठीक है, उत्तराखंड राज्य के जो चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम था रावत साहब, ठीक है, तो यहां पर टीएस रावत साहब के द्वारा अपना रेजिग्नेशन दे दिया गया है। तो रावत साहब के द्वारा रेजिग्नेशन देने के बाद में पुष्कर दामिन, ठीक है, पुष्कर दामी जो है नए यहां पर चीफ मिनिस्टर बन गए, किसके, उत्तराखंड के। रीजन क्या है आखिर इनके द्वारा यहां पर अपना रेजिग्नेशन देने का, तो देखिए नॉर्मली ये होता है अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन को आप लोगों को चीफ मिनिस्टर बनाना है, तो वो आप लोग का, अगर देखिए यहां पर देखिए आप लोग, ये होती है लेजिस्लेटिव असेंबली और ये होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो दोनों में से किसी न किसी एक का मेंबर होना चाहिए। अगर मेंबर नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको मेंबर बनना पड़ेगा। अगर 6 महीने के अंदर अंदर मेंबर नहीं बन पाता है तो उसको ये पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। हमारी कंट्री में अगर बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, जिसको विधानसभा, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको विधान परिषद बोलते हैं, तो ये असेंबली तो आपको हर एक राज्य में देखने को मिलेगी। पर अगर काउंसिल के बारे में बात करें तो वो आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, बेसिकली महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के अंदर है, और किसी के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। तो अभी यहां पर बोला गया था कि वेस्ट बंगाल भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी जी जो है वो भी अपनी सीट से हार गई हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर अभी रस्साकसी चल रही है। तो ये क्यों हुआ यहां पर, क्योंकि कोविड-19 के चलते बाई पोल तो हुए नहीं, लग रहा था कि चलो अभी यहां पर चीफ मिनिस्टर बना देते हैं इनको, 6 महीने के अंदर चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, बाई पोल से फिर यहां पर जीतकर आ जाएंगे। तो यहां पर जब ये चीफ मिनिस्टर बने यहां पर, तो यहां पर उसके बाद में इनका जो टाइम ड्यूरेशन था वो 10 सितंबर तक यहां पर दिख रहा था कि ये यहां पर चीफ मिनिस्टर बनकर रह सकते हैं। पर लेकिन 10 सितंबर से पहले लग ही नहीं रहा है कि इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे, क्योंकि हमारी कंट्री में वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, आसाम और पुडुचेरी के जब इलेक्शन हुए तो काफी लार्ज स्केल पर कोविड-19 के केस सामने निकल कर आ रहे थे। तो उस टाइम पर कोर्ट ने भी ये बोला कि कौन लेगा रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोविड-19 के केस ऐसे ही बढ़ते हैं, तो इसका आप लोग कोई ना कोई इलाज करना चाहिए। तो उसी के चलते यहां पर काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। तो अभी ये बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में अब यहां पर इसको कोविड-19 को टैकल करने के लिए सबसे पहले तो राज्यसभा के बाईपोल कंडक्ट कराए जाएंगे, उसके बाद में फिर असेंबली का नंबर आएगा। तो यहां पर अगर बात करें तो जब यहां पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे, तो जो वैकेंसी खाली है तो 1951 का ये एक्ट है, पर लेकिन अभी लग नहीं रहा है कि उससे पहले इलेक्शन हो पाएंगे, ये चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू रह सकते हैं, उससे पहले यहां पर इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। तो इसकी वजह से इनको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ गई, ठीक है। सेम फंडा अभी यहां पर किसके ऊपर लटका रही है तलवार, यहां पर तो सेम फंडे की तलवार लटक रही है आफ्टर जो तीर्थ है यहां पर, उनके बाद में ममता बनर्जी जी के ऊपर यहां पर ये तलवार लटक रही है। उनको भी टाइट डेडलाइन यहां पर मिल रही है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा अगर यहां पर बाई इलेक्शन नहीं होते हैं तो वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल तो है नहीं कि नॉमिनेट कर आप लोग वहां पर इंसान को पहुंचा दोगे, तो वहां पर भी असेंबली है, तो असेंबली में इलेक्शन होने किस तरीके से। तो अभी कोविड-19 के चलते इलेक्शन कमीशन जो है वो यहां पर अगर उस टाइम तक इलेक्शन कंडक्ट करा पाता है तो सही रहेगा, वरना इनको भी अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। तो बोला गया कि इनको भी इलेक्ट होने की जरूरत है, रिपीटेडली अर्ज कर रही है इलेक्शन कमीशन से कि बाई पोल कंडक्ट करा ली जाए जो 7 सीट है उनके ऊपर। अभी वेस्ट बंगाल के बारे में अगर बात करें तो 292 सीट थी, तो 292 सीट में से 213 सीट पर वेस्ट बंगाल में यहां पर ये जीत कर आई अकेली गवर्नमेंट, ठीक है। तो यानी कि फुल एक धांसू मेजोरिटी के साथ में यहां पर ये पावर में आई, पर लेकिन खुद अपनी पोस्ट ये हार गई, तो उसके चलते यहां पर रस्साकसी देखने को मिली। संविधान के हिसाब से अगर बात करें यहां पर, तो मैं आप लोगों को बताऊं तो आर्टिकल 164 है यहां पर जो ये पावर देता है कि आप लोग किसी पर्टिकुलर पर्सन को या तो चीफ मिनिस्टर या फिर कोई अदर मिनिस्टर भी अपॉइंट कर सकते हैं, पर लेकिन ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये 6 महीने का रहेगा। 6 महीने के बाद आप लोग इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो 6 महीने के अंदर अंदर बाईपोल के थ्रू जैसे तैसे कुछ भी करें, शामदाम दंडभेद, अगर अपनी कुर्सी बचानी है तो इनको चुनकर आना पड़ेगा। पहली बार जब 2011 में यहां पर
ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनी थी, तो उस टाइम पर यहाँ पर ये पार्लियामेंट में थी उस टाइम पर, तो पार्लियामेंट से छोड़कर इनको फिर यहाँ पर यह भाबिनीपुर से इनके द्वारा इलेक्ट होकर ये आई थी, उसके बाद में चीफ मिनिस्टर बनी थी। ठीक है, नॉर्मली क्या इस तरीके से ये पॉसिबल है? तो हमारी कंट्री में इसके बारे में बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच थी यहाँ पर हरशरण वर्मा वर्सेज ये यहाँ पर त्रिभुवन नरेंद्र सिंह, तो ये केस था 1971 का। उसके बाद में चीजें यहाँ पर निकल कर आई, तो था क्या बेसिकली यहाँ पर इसी तरीके से जब बात की गई कि क्या किसी पर्टिकुलर पर्सन को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं क्या, बेसिकली इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आप लोग किसी पर्टिकुलर पर्सन को क्या कर सकते हैं, मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं आर्टिकल 164 के सेक्शन 4 के तहत, तो क्या आप लोग चीफ मिनिस्टर भी अपॉइंट कर सकते हैं? तो ये केस जब पहुंचा यहां पर कोर्ट के अंदर में, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर द्वारा बोला गया कि जो आर्टिकल 164 है, देखिए वो यहां पर अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप लोग यहां पर अगर कोई असेंबली का मेंबर है तो उसमें क्या हो गया, ऐसे ही वो मेंबर है, ऐसे ही वो मिनिस्टर, ऐसे ही चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर कोई अलग थोड़ी ना है, तो चीफ मिनिस्टर भी यहां पर बनाया जा सकता है। तो जब यहां पर चैलेंज किया गया कि मिनिस्टर बन सकते हैं, चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं, लेकिन ओनली 6 महीने के लिए चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अगर 6 महीने के अंदर अंदर आप लोग यहां पर सोल्यूशन नहीं निकालते हैं, या तो असेंबली है तो उसमें तो बेसिकली अगर बाइपोल होने तो सही है, अगर नहीं है तो काउंसिल में आइए, अगर नहीं है दोनों में से कोई से भी तो फिर सीट छोड़कर निकल जाइए। तो ये फंडा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो उसी के चलते अभी रस्साकशी चल रही है कि अभी यहां पर ममता बनर्जी का भी नंबर लग सकता है अगर यही पैटर्न चलता रहा देश के अंदर। तो ठीक है, तो देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। अभी यहां पर इसके बारे में बात करें तो येदियुरप्पा साहब जो है वो सोच रहे हैं कि तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर बन गए अभी जो स्टालिन साहब, तो उनसे बात कर लेते हैं। तो यहां पर स्टालिन साहब को बोला गया कि यार जो मेकाधातु प्रोजेक्ट है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जो आप लोग की जो मंथली करंट अफेयर की वीडियो है जून की, उसमें भी मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया था। तो मेकाधातु जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर कावेरी रिवर के ऊपर आप लोग को देखने को मिलेगा। कावेरी को पोनी भी बोला जाता है तमिलनाडु में, उसको साउथ गंगा भी बोलते हैं नॉर्मली। ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में यहाँ पर ये चीज आप लोग को देखने को मिलेगी कि कैसे पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर आप लोगों से बात की जाए तो सबसे ज्यादा मिलता है यहाँ पर तमिलनाडु को, ठीक है, उसके बाद में मिलता है कर्नाटक को, उसके बाद में मिलता है यहाँ पर केरला को, और फिर मिलता है पुदुचेरी को। तो अगर आप लोगों से पूछे कि कावेरी रिवर का पानी जो है वो किस किस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो कंफ्यूज मत होना, ये सारे हैं जिनके बीच में ये कावेरी रिवर का जो पानी है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज आप लोगों को मत होना, इसके बेस पर यहां पर जो पानी है वो यहां पर प्रोवाइड कराया जाता है। तो उसी के बारे में यहां पर ये एनालिसिस किया गया है। ठीक है, तो यहां पर बोलते हैं कि मेकाधातु प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाए तो ये कावेरी रिवर की आप लोगों को देखने को मिलेगा एक ट्रिब्यूटरी भी यहां पर, जिसका नाम याद रखते हैं, इसका नाम है अर्कावती। ठीक है, तो इन दोनों पर आप लोगों को यहां पर ये प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। हालांकि इसको लेकर तमिलनाडु खुश नहीं है, पर फिर भी अगर बात करें तो देखते हैं क्या कोई सोल्यूशन निकल पाएगा या फिर नहीं। ठीक है, टूरिस्ट जो है यहाँ पर फिर से घूमना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर अभी जो मॉल रोड खोला गया मनाली के अंदर, तो वहां पर काफी लार्ज स्केल पर हलचल देखने को मिली। तो ये बातें हैं। बाकी आफ्टर 26 ईयर यहाँ पर एक केरला के अंदर एक बस ड्राइवर था, उसको यहाँ पर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया गया, 2000 का फाइन लगाया गया और 6 महीने की उसको सजा मिली। तो आप लोग देखते हैं कि 26 साल लग गए ये केस में। तो कई बार ये रहता है कि क्या केस जो है इतना लंबे समय तक चलना वो लोगों के लिए सही है, तो क्या इस तरीके से लोगों का विश्वास इसके ऊपर रहेगा, तो कई सारी ऐसी बातें देखने को मिलती हैं। चलिए जो भी है, अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ये मुद्दा ये है, ये ओनली राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, कई सारे राज्य में देखने को मिलेगा। जितने कोविड-19 की वजह से डेथ यहां पर बताई गई थी ऑफिशियल डेटा में, उसकी लगभग 5 गुना यहां पर राजस्थान में देखने को मिली। यानी कि राजस्थान में जितनी डेथ बताई गई थी उसकी लगभग 4.5 ज्यादा देखने को मिली। तमिलनाडु में जितनी देखने को मिली थी, यहां पर भी नंबर ऑफ डेथ अलग अलग डेटा निकल कर आया, तो यहाँ 4 से या फिर 6 तक आप लोगों को ज्यादा देखने को मिली। कर्नाटक में 4 गुना, केरला में लगभग ठीक काउंट की गई। आंध्र प्रदेश में बात करें और यहाँ पर मध्य प्रदेश में बात करें, उनमें तो कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है, जितनी बताई गई है उससे कहीं ज्यादा है। यानी कि सब जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा, सारे राज्य हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, यहाँ पर कोविड-19 के जो केस है उसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कराई गई है, जिसके चलते यहाँ पर अभी टाइम टू टाइम ये चीज देखने को मिल रही है कि ये सही तरीका नहीं था। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि इस इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा छिपाई गई है। नंबर ऑफ केसेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन छिपाई गई है और इसी के साथ में नंबर ऑफ डेथ के मामले में भी जो है इंफॉर्मेशन छिपाई गई है। तो ये अभी सामने निकल कर यहाँ पर इनके जो कुक्रम है वो सामने यहाँ पर आ रहे हैं कि किस तरीके से केसेस को छिपाया गया। और कई बार देखिए इनकी भी गलती नहीं है, मान लीजिए किसी दूर दराज वाले इलाके में, किसी गांव वाले एरिया में किसी पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हो गई, ठीक है, वहां पर मीडिया भी नहीं है, तो अगर उसको खुद इन्फॉर्म नहीं किया किसी ने यहाँ पर जाकर एडमिनिस्ट्रेशन को, तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि वो कोविड-19 का केस था या फिर कोई नॉर्मल डेथ थी। तो ऐसे भी बहुत सारी चीजें देखने को मिली। किसी की डेथ होगी, उसको जाकर गंगा जी में बहा दिया, तो उससे किससे पता चलेगा कि ऐसी कोई चीजें देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ यहां पर लापरवाह रहा और कहीं एक तरीके से जो मीडिया भी इतनी रीच उनकी नहीं पहुंच पाई ताकि सारे केसेस का पता लगाया जा सके। तो पूरा सिस्टम जो है हिला हुआ नजर आया, जिसकी वजह से ये हिले डेटा आप लोगों के सामने आए। ठीक है,
तो ये बातें यहां पर की जा रही है। आगे बात करते हैं तो यहां पर बात की जा रही है प्राइस के बारे में। तो प्राइस अभी काफी लार्ज स्केल पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हमारी कंट्री में, सिलेंडर का भी और एक तरीके से बात करें पेट्रोल का प्राइस भी काफी लार्ज स्केल पर आसमान छू रहा है। तो मैंने आप लोगों को यहां पर इसके बारे में पहले बताया था। जब यहां पर अगर बात करें पेट्रोल का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, एक बेस प्राइस होता है कि हाँ इतना प्राइस रखना है, इससे बेसिकली इतना प्राइस है, बेस प्राइस जो बोलते हैं। तो बेस प्राइस जो था 2014 में वो था 47 रुपए, ठीक है, यानी कि बाहर से जो खरीद कर लेकर आ रहे थे उसके बाद में रिफाइन करके तो 47 रुपए बेस प्राइस बच रहा था, ठीक है। अभी बात करिए, मैंने बात की 2014 की, 2014 में 47 रुपए था। पर लेकिन अगर आज की डेट में आप लोग बात करिए, आज हम लोग बात करते हैं कब, हम लोग बात कर रहे हैं 2021 की। तो 2021 में बेस प्राइस जो है वो 34 रुपए है, यानी कि बेस प्राइस जो है वो काफी कम है। तो इसका मतलब ये पेट्रोल भी हमारी कंट्री में सस्ता होना चाहिए था, पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पर सेंट्रल टैक्स लग गया, यहां पर 10 रुपए लगता था, सेंट्रल टैक्स यहां पर 32 रुपए लग गया। तो यानी कि 3 गुना सेंट्रल टैक्स लग गया। तो इसकी वजह से प्राइस काफी बढ़ गया। डीलर का जो कमीशन था यहां पर लगभग 3% हुआ करता था, यहां पर 4% डीलर का कमीशन हो गया। स्टेट टैक्स जो लगता था यहां पर लगभग 11% लगता था, यहां पर 21% लग गया। समझ रहे हैं आप लोग? तो सेंटर और स्टेट दबाकर पैसा कमा रहे हैं, जिसके चलते यहां पर ये प्राइस इतना महंगा हो गया है। ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो महंगा है हमारी कंट्री में आप लोगों को तेल देखने को मिलेगा। तो लोगों का तेल ने तेल निकाल दिया है। तो इसी के चलते अभी आगे आने वाले टाइम में और भी ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलेगा और भी ज्यादा इंपैक्ट? जो यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड में मैक्सिमम जो तेल प्रोवाइड कराती है ये है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, ठीक है। इनको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ओपेक इनको बोलते हैं। ओपेक कंट्री का हेडक्वार्टर वियना में है। ये टोटल मिलाकर 13 मेंबर है। तो ये जो 13 मेंबर यहां पर तेल प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, तो ये 13 मेंबर अगर बात करिए तो 13 मेंबर ऑल ओवर वर्ल्ड में मैक्सिमम तेल को कवर करते हैं। तो यहां पर इन 13 मेंबर के अंदर अगर बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्मली से बड़ी बड़ी कंट्री भी, जैसे सऊदी अरेबिया होगी, ठीक है, नाइजीरिया हो गया, लीबिया हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया। तो ये सारी कंट्री आप लोग यहां पर इसके अंदर देखने को मिल जाती है। पर लेकिन यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है ओपेक प्लस। प्लस का क्या मतलब है? वो कंट्री जो कि यहां पर ओपेक का पार्ट नहीं है, जैसे कि रसिया हो गया, तो उसको भी यहां पर काउंट करके चलते हैं, ठीक है। तो यानी कि ओपेक प्लस में क्या आ जाता है कि वो कंट्री जो कि ओपेक का पार्ट नहीं है उनको भी इंक्लूड कर लो, तो उसको ओपेक प्लस बोल देते हैं यहां पर। तो ओपेक प्लस कंट्री जो है यहां पर अभी बोल रही है कि आने वाले टाइम में सप्लाई को लिमिट करेंगे मार्केट के अंदर, जो तेल का सप्लाई है। सप्लाई को लिमिट करने से क्या नुकसान होगा उसको आप लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए आज की डेट में मार्केट में अगर आप लोगों से बात की जाए, जैसे कोविड-19 की दवाई है, ठीक है, कोविड-19 की दवाई किसी ने मान लीजिए प्राइस फिक्स नहीं कर रखा है और वो दवाई मार्केट में भरमारे ठेले के ऊपर दवाई बेची जा रही है, तो उसका जो डोज लेना है आप लोगों को, वो डोज मिल रहा है कि 10 रुपए में एक डोज आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। किसका? कोविशील्ड का या फिर कोवैक्सीन का। ये 10 रुपए में एक डोज आप लोगों को मिल गया। पर लेकिन पता चला इतनी मारामार हो गई कि बाहर से सप्लाई नहीं आ रही है दवाई की, और यहां पर ये जो सप्लाई नहीं आ रही है इसकी वजह से ठेली तो छोड़ो, जो बड़े बड़े मेडिकल स्टोर है वहां पर भी इक्का दुक्का कोई डोज देखने को मिल रहा है। वही डोज का प्राइस बढ़कर यहां पर 10,000 रुपए हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो यहां पर काफी लार्ज स्केल पर लोगों के द्वारा जितना एक या दो बच रहे हैं तो उसको दबाकर बेचे जा रहे हैं। तो किसकी वजह से? क्योंकि सप्लाई पूरी नहीं हो पाई। तो अगर सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती है यहां पर, तो आप लोग को देखने को मिलेगा उसी टाइम पर यहां पर मार्केट में प्राइस बढ़ जाएगा। तो जो क्रूड ऑयल का प्राइस अभी बेस प्राइस जो आप लोग यहां पर देखने को मिल रहा है 34, ये आगे बढ़कर ये हो सकता है कि ये 50 हो जाए। अगर ये 50 हो गया तो ऑलरेडी यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कमीशन ले रही है, स्टेट गवर्नमेंट अपना और डीलर अपना ले रहे हैं। तो इस तरीके से तो 150 भी पहुंच सकता है प्राइस। तो कहने का मतलब ये कि अगर ये कट नहीं, अगर ये सप्लाई को कट करेंगे तो मार्केट में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल कम अवेलेबल रहेगा। जब कच्चा तेल कम अवेलेबल रहेगा तो उसमें से पेट्रोल निकाला जाता है, डीजल निकाला जाता है, ग्रीसरीन निकाली जाती है, मिट्टी का तेल इसी क्रूड ऑयल से निकाला जाता है। तो अब इसी क्रूड ऑयल में से फिर चीजें कम निकलेंगी, कम एक तरीके से महंगा आएगा, तो फिर महंगा यहां पर लोगों तक पहुंचेगा। अगर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने अपना जो भी इनका कमीशन जो टैक्स ये लगा रही है वो उनके द्वारा कट नहीं किया गया, तो ये काफी बड़ा मुद्दा आप लोग यहां पर आज की डेट में बोल सकते हैं, जो कि यहां पर अभी बार बार देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, क्योंकि बार बार इसके बारे में चीजें यहां पर निकल कर आती हैं कि कैसे सिचुएशन को टैकल करना है, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट टाइम पर तो यही है कि देखते हैं कि कौन कौन कितना अपना जो भी इनका कट है वो रखता है और कितना कट यहां पर छोड़ते हैं, तभी जाकर सिचुएशन को थोड़ा नॉर्मल यहां पर कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी के चलते यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है प्रोटेस्ट देश के अंदर की, इस चीज को लेकर काफी लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर निकल के आ रहा है वो है अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं यहां पर, उनके द्वारा इंटरव्यू दिया गया, तो उसी के चलते यहां पर चीजें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो कई सारी चीजें यहां पर निकल कर आ रही है, किस तरीके से यहां पर सिचुएशन को नॉर्मल किया जा सकता है, तो उसके बारे में यहां पर इनके द्वारा कई सारी बातें की गई। ये जो इंटरव्यू दिया गया हामिद करजाई के द्वारा। तो हामिद करजाई जो है यहां पर अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट रहे यहां पर,
खासकर उस टाइम पर जब यूएसए के द्वारा एंट्री भी यहां पर की गई, ठीक है। तो लगभग 2001 से लेके तो 2014 तक के यहां पर ये काफी लंबे समय तक यहां पर प्रेसिडेंट की पोस्ट पर रहे हामिद करजाई साहब। तो यहां पर ये अफगानिस्तान के पॉलिटिशियन है। आज के डेट में जो अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है अशरफ गनी, ठीक है। तो इनके द्वारा जब इंटरव्यू दिया गया, इनके द्वारा बोला गया कि यूएसए जो है वो फेल हो चुका है यहां पर एक्सट्रीमिज्म को टैकल करने में, बेसिकली अफगानिस्तान के अंदर। अब यहां पर इनकी जो आशा है आने वाले टाइम पर, तो इनकी होप लगी हुई यहां पर रसिया, चाइना, इंडिया, ईरान, ये सब मिलकर कुछ काम कर सकते हैं। और पाकिस्तान को भी बोला गया कि अगर पाकिस्तान जो है वो तालिबान यानी कि एक्सट्रीमिज्म को अगर कंट्रोल करने का काम करेगा तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ चीजें सुधरती हुई नजर आए। यानी कि इनका पूरा फोकस यहां पर यह है कि अभी फिलहाल आज की डेट में अगर आप लोग बात करिए तो कहीं ना कहीं ये तो पूरा फेल हो चुके हैं। अगर बात की जाए जो इनके द्वारा बोला गया है कि पूरा फेल हो चुके हैं यहां पर यूएसए, तो और यूएसए भी छोड़कर भी यहां पर जा रहे हैं, तो यूएसए के छोड़कर जाने के बाद में तालिबान कंट्रोल कर रहे हैं, तो कैसे सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे, तो किस तरीके से लोगों को इंगेज करना है अफगानिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के साथ में अगर अच्छे रिलेशन रहेंगे तो चीजें हो सकता है कि थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए। चाइना और रसिया कैसे रोल प्ले कर सकते हैं, इंडिया कैसे रोल प्ले कर सकते हैं, इस तरीके से देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में कि कैसी सिचुएशन यहां पर रहेगी। ईरान भी रोल प्ले कर सकता है क्योंकि अफगानिस्तान के साथ में अगर देखें ईरान वाला एरिया भी बॉर्डर टच करता है, तो यहां पर ईरान बॉर्डर टच कर रहा है। हमारी कंट्री भी यहां पर अगर बात करें पाक ऑक्युपाइड एरिया में टच करती है, तो ऑफिशियली हमारी कंट्री में अफगानिस्तान को टच करती है। तो यह माना जाता है अगर अफगानिस्तान में शांति नहीं रही, तालिबान का दबदबा हो गया, तो जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में भी आने वाले टाइम में आप लोगों को एक्सट्रीमिज्म देखने को मिल सकता है, जो कि हो सकता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की साइड से सपोर्ट किया जा सके। तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। तो अफगानिस्तान को यहां पर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान ये एरिया आप लोगों को टच करते हुए नजर आएंगे, और पाकिस्तान तो सबसे बड़ा बॉर्डर टच कर ही रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अगर पूछे कि इस बॉर्डर का नाम क्या है, क्या आप लोगों को पता है? बताइए, चलिए देखता हूं कौन बताता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है? ठीक है, अभी तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर बोल रहे हैं, पर लेकिन जब पाकिस्तान अपनी कंट्री का पार्ट हुआ करता था तब इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में था ये बॉर्डर। अभी पाकिस्तान का पार्ट बन गया, पाकिस्तान ये अलग हो गया, तो अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये बॉर्डर आप लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अफगानी इसकी करेंसी है, काबुल इसकी कैपिटल है, और साउथ एशिया के अंदर ये कंट्री आप लोग को देखने को मिलेगी। तो काफी ज्यादा रस्साकसी से ये कंट्री आज के डेट में जूझ रही है, जिसकी वजह से ये बार बार न्यूज में रहती है। ठीक है, तो इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। बाकी क्या शांति होगी तो वो आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, देखिए आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को आर्टिकल भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा रस्साकसी यहां पर चल रही है इन सारे मुद्दों को लेकर। तो हो सकता है कि जल्दी ही यहां पर जो चीजें हैं इसमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल कर आए, चाइना, रसिया या फिर इंडिया कोई ना कोई यहां पर ऑल्टरनेटिव निकाल कर लेकर आए कि यार ऐसा नहीं ऐसे कर लेते हैं। पर लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पर तो अनफॉर्चुनेट कंडीशन बनी है, क्योंकि नेटो भी यहां से बाहर निकल रहा है। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मेंबर यहां पर सारे इवन यूएसए की भी फोर्स यहां पर, तो सब बाहर निकल रहे हैं। तो इनका बेसिकली पर्पज यहां पर ये बाहर निकल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो इनका एक बात बताऊं आप लोगों को, अफगानिस्तान के अंदर ना यूएसए के द्वारा पानी की तरह पैसा बहा गया है, पर लेकिन फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं निकाला, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है वो मैक्सिमम एरिया में उसका कब्जा है, खासकर रूरल वाले एरिया में, गांव वाले एरिया में। तो गोरिल्ला वॉरफेयर करते हैं, मारते हैं और भाग जाते हैं, छुप जाते हैं। तो सामने से तो लड़ाई कर नहीं सकते यूएसए के सामने, एक वर्ल्ड पावर है, पर लेकिन ये वाला काम वो जरूर कर सकते हैं जो ये कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसी की वजह से यूएसए जो है वो कभी भी यहां पर इनके साथ में डायरेक्टली टैकल नहीं कर पाता है। तो ये प्रॉब्लम कई बार यहां पर देखने को मिलती है। अब कैसे शांति बनाकर रखनी है वो आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। अभी ये इंपॉर्टेंट है, जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी उड़ीसा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो रथ यात्रा निकाली जाती है एनुअल। तो जो जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है वो 12 तारीख को निकाली जाएगी। उसमें ह्यूज जनता पार्टिसिपेट करती थी, पर लेकिन अभी अलाउ नहीं किया गया कोविड-19 के चलते। कोई भी जो भक्त है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एक नॉर्मल रथ यात्रा निकाली जाएगी। तो उसी रथ यात्रा को कैसे एक सुगम रथ यात्रा बनाना है उसी के बारे में कोशिश की जा रही है यहां पर। तो जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यहां पर कोशिश की जा रही है कि कैसा माहौल बनाया जाए ताकि शांति में सारी चीजें देखने को मिले। तो एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर इसी के ऊपर मुद्दे पर लगा हुआ है। टिकटॉक जो है पाकिस्तान में बैक आ गया है, बैन लगाया गया था टिकटॉक के ऊपर, तो फिर से यहां पर वापस पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है। तो अपनी कंट्री में अगर चाइना के साथ में रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, तो आने वाले टाइम में अपनी कंट्री में भी आप लोगों को टिकटॉक जो है वो वापस देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। वैसे टिकटॉक की जगह जो इंस्टाग्राम पर रील आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है, यूट्यूब पर भी शॉर्ट्स जो आपकी डेट में वीडियो आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं टिकटॉक की जो कमी है वो पूरी करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो जैसा माहौल टिकटॉक पर हुआ करता था आज के डेट में, उसी तरह की वीडियो जो है आप लोगों को कहीं ना कहीं आप लोगों को यूट्यूब और यहां पर इंस्टाग्राम पर भी आप लोग काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती हैं। और इसी तरीके से जो चीजें हैं उनको चीजों को सपोर्ट किया जाता है
ताकि मार्केट में कंपटीशन को खत्म किया जा सके। देखिए यही तो रहता है, अब टिकटॉक आएगा भी तो उसकी पकड़ कितनी बन पाएगी यहां पर मार्केट में, वो टिकटॉक को कंपटीशन करना पड़ेगा काफी लार्ज स्केल पर, क्योंकि इसके चलते यहां पर अभी जो भी इंस्टाग्राम है या फिर आप लोग बात कर लीजिए यहां पर जो यूट्यूब है, तो वो कंप्लीटली अलग अलग दोनों प्लेटफॉर्म है, वो खुद ही कंपटीशन में है। अब टिकटॉक कितना यहां पर आकर अपनी खुद की जगह बना पाता है, तो वो देखने वाली बात होगी। आप में से कितने चाहते हैं कि टिकटॉक जो है वो वापस आ जाए, ठीक है, तो आप लोग बताइए कितने ऐसे हैं जो टिकटॉक पर चाहते हैं कि वापस आ जाए टिकटॉक। मैंने कभी टिकटॉक वैसे यूज नहीं किया, तो जो भी यूज करते थे वो काफी ज्यादा इसके लिए डेडिकेटेड थे। मतलब ये था कि देखिए काफी सारे लोगों को इससे एक रिकग्निशन मिल रहा था, काफी सारे लोग जो थे जिनको एक कला दिखानी है अपनी कम टाइम में, तो वो मिल रहा था मौका। पर यूट्यूब ने वो ऑप्शन दे दिया है, तो आगे आने वाले टाइम में क्या चीजें हैं वो देखने को मिलेगी, तो इसके बारे में कुछ बातें हैं। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था हंटर कमीशन के बारे में, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये 1882 का कमीशन था, तो इसका आंसर है बी, बेसिकली एजुकेशन के लिए। तो दो कमीशन है, हंटर कमीशन 1882 का, याद रखिएगा ये सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में बनाया गया था। उस टाइम पर लॉर्ड रिपन जो थे यहाँ पर, इनके द्वारा इसको अपॉइंट किया गया था, जो वॉइस राय थे हमारी कंट्री के, ठीक है, तो इनके द्वारा अपॉइंट किया गया। याद रखिएगा गवर्नर जनरल जो हमारी कंट्री में वर्ड यूज किया जाता था, वो 1857 की क्रांति से पहले गवर्नर जनरल वर्ड यूज करते थे। 1857 की क्रांति के बाद में गवर्नर जनरल का नाम जो है वो वॉइस राय कर दिया, ठीक है, फर्क कुछ नहीं पड़ा, हरकतें इनकी ऐसी रही, बस नाम चेंज किया गया, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये एजुकेशन को, जो कि एजुकेशन को यहां पर बेसिकली देखने के लिए ये कमीशन था। एक हंटर कमीशन 1919 का था, वो हंटर कमीशन याद रखिएगा जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था उसकी इंक्वायरी करने के लिए ये हंटर कमीशन बनाया गया था कि क्या चीजें हुई हैं। हालांकि जो जनरल डायर थे उनको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा इस पर्टिकुलर कमीशन से, वो अपना लाइफ को ऐसे एंजॉय करते रहे, तो उसकी वजह से कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली, ठीक है। तो ये है यहाँ पर, बाकी ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा अगर आप लोग को रिवीजन करना है, अगर आप लोग ईपीएफओ या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो काफी डिटेल में कवर की गई हैं चीजें, ताकि कोई भी डाउट आप लोगों को देखने को न मिले। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। तो यहाँ पर जो यहाँ पर कोवैक्सीन दवाई के बारे में जाना, प्रेग्नेंट वुमेन को दी जा सकती है नहीं, और इसी के साथ में हेल्थ के रिलेटेड मलेरिया के बारे में, चाइना के बारे में जाना, राफेल के बारे में बात की, चीफ मिनिस्टर लंबे समय तक बने रह सकते हैं नहीं, वो सारी चीजें जानी, कब वेस्ट बंगाल के बारे में भी और क्या क्या चीजें हैं। इसी के साथ में क्या यहाँ पर आर्टिकल है वो याद रखिएगा, केस देखा यहाँ पर, सारी चीजें हम लोगों ने देखी। इसी के साथ में यहाँ पर मेकाधातु प्रोजेक्ट के बारे में बात की, फिर से स्टार्ट करने की बात की जा रही है। इसी के साथ में कुछ और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, राजस्थान में डेथ के केसेस, पेट्रोल डीजल के प्राइस या फिर किस तरीके से गैस के प्राइस बढ़ रहे हैं वो समझा, ओपेक क्या है, ओपेक प्लस क्या है, अफगानिस्तान में क्या कंडीशन बनी हुई है वो समझा, और यहाँ पर बेसिकली टिकटॉक और ये सब मुद्दे के बारे में बात की। लास्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन और उसका आंसर देखा, तो आंसर इसका बी हो गया। तो ये था टोटल डिस्कशन। बाकी रिविजन कर लीजिए अपना, संडे को रिवाइज कर लीजिए कीजिए जो भी चीजें, पीडीएफ यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा जो सारी वीडियोज होती हैं उनकी, तो यहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।